साथियों, आज पुखराया के इस ऐतिहासिक धरती पर धम्मचक्र प्रवर्तन तथा विजयादशमी के महापर्व पर विशाल धम्म दीक्षा समारोह एवं भव्य अंबेडकर मेला और एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पुखराया के इस ऐतिहासिक धरती पर किया गया। और आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे यहाँ इस कार्यक्रम के संचालक मान्यवर धनीराम जी के द्वारा आमंत्रित किया गया। मैं मान्यवर धनीराम जी और उनके सारे सहकारी और ख़ास तौर पर आप सभी क्रांतिकारी साथियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी को अशोका विजयादशमी की बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे सम्मान्य अतिथि और इस कार्यक्रम के लिए आए हुए आप सभी साथियों का मैं पुनः से एक बार अभिनंदन और स्वागत इस बात के लिए करता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम साथियों यहाँ पर हो रहा है, ये परंपरा लगभग 30 सालों से अविरत रूप से चलाई जा रही है और ये पिछले 30 सालों से लगातार एक परिवर्तन का, विचार परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम धनीराम जी के द्वारा और यहाँ इसमें काम करने वाले सारे साथियों के द्वारा चलाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और हमारे अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो बातें हजारों भाषणों से नहीं होती, जो बातें हजारों किताबों से समझी नहीं जा सकती, वो बातें कार्यक्रमों में, ऐसे परिवर्तन के कार्यक्रमों में जब हम आते हैं और उसको इतनी लंबी विरासत के रूप में हम जब चलाकर देखते हैं, तो जो हम सांस्कृतिक या वैचारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं उसका हम स्वयं भी हिस्सा बनते हैं। इसलिए आज ये जो विशाल धम्म दीक्षा समारोह और ये जो अंबेडकर मेला या रैली शोभा यात्रा जो हुई, ये करने के पीछे भी हमारा कोई मकसद है। केवल मेला लेना या किसी का विरोध करना ये कोई किसी कार्यक्रम का या किसी आंदोलन का लक्ष्य नहीं हो सकता। आज हम सब के लिए, मैं ऐसे मानता हूं कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और समीक्षा के दृष्टि से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आज से 68 साल पहले ये 68वां धम्म दीक्षा समारोह दिन है। उस समय विजयादशमी 14 अक्टूबर को थी और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन किया गया। और उस समय उन्होंने जो घोषणाएं की या जो लक्ष्य उन्होंने रखा वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट था। और लक्ष्य उन्होंने रखा, वो ये मानते थे कि बुद्ध धम्म का स्वीकार करना मतलब मेरा नया जन्म या मेरा नया जन्म हो रहा। एक नरक से, हजारों सालों से जो नरकीय जीवन, अमानवीय जीवन इस समाज के ऊपर जो थोपा गया था, वर्ण, जाति, अस्पृश्यता, क्रमिक असमानता, इस समाज की महिलाओं की दास्ता, ये जो नरकीय जीवन हमारे समाज के ऊपर जो थोपा गया था, उस नरकीय जीवन से मुक्त होकर
एक समता मूलक समाज, एक समता मूलक राष्ट्र निर्माण करने का, और उस राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं एक नया धम्म, एक नया विचार स्वीकार कर रहा हूं। तो धर्मांतर के दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने उस ऐतिहासिक भाषण में इस लक्ष्य की घोषणा की थी कि न्याय, समता, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित नया समाज और नया राष्ट्र निर्माण करना, एक सामाजिक क्रांति का लक्ष्य लेकर हमारे महापुरुषों के आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक क्रांति था। और उस सामाजिक क्रांति को पूरा करने के लिए आजीवन उन्होंने संघर्ष किया। जिस सामाजिक क्रांति को, जिस सामाजिक परिवर्तन को अपने जीवन कार्य में पूरा करना चाहते थे, आज उस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को या सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को लगभग बाबा साहब अम्बेडकर के विजयादशमी के धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद में 67 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आज वास्तविकता में हमें इस बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि जिस उद्देश्य को लेकर ये परिवर्तन किया गया, ये इतना बड़ा ऐतिहासिक हजारों सालों में जिसको युगांतकारी घटना के रूप में देखा गया, क्या वो लक्ष्य पूरा हुआ? और अगर वो पूरा नहीं हुआ है, जिस सामाजिक क्रांति की बात हम लोग कहते हैं, अगर वो सामाजिक क्रांति का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी और उसको जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे पास अपना कार्यक्रम हमारा निर्धारित होना चाहिए। अभी जब हम शोभा यात्रा में चल रहे थे, तो उस रैली में, शोभा यात्रा में तरह तरह की घोषणाएं दी जा रही थी। उसमें एक घोषणा थी, जो संविधान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। हमारे रैली में नारा लगाते हुए, रैली में कुछ लोग नारा लगा रहे थे कि जो संविधान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। ये रैली में नारा सुनने के बाद मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि इस देश में जो शासक वर्ग है, वो संविधान की बात हमारे लोगों में जब आता है तो भर भर के संविधान की बात करता है। मुंह से पूरी तरह से उनके संविधान की ही बात चलती है, मगर संविधान के ऊपर अमल करने की जब बारी आती है, पूरी ताकत लगाकर संविधान के विरोध में काम करते हैं। हम इसी से खुश हो जाए कि वो संविधान की बात करे, इसलिए हम उसको राज दे। वो बाबा साहब की बात करते हैं, वो ज्योतिराव फुले छत्रपति साहू महाराज की बात करते हैं, लोकतंत्र और संविधान की भी बात हमारे लोगों में जब आते हैं, भर भर के बाबा साहब की महानता की बात करते। मगर जब नीतियां बनाई जाती है, जब सरकारें चलाई जाती है, तो पूरी ताकत लगाकर इस देश में संविधान के विरोध में काम करते। इसलिए हमें इन चीजों को वास्तविकता से साथियों जानने समझने की जरूरत। वो सामाजिक क्रांति की नहीं, सामाजिक न्याय की बात उठाते। हमारे महापुरुषों का लक्ष्य केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं था। सामाजिक क्रांति एक पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य उन्होंने रखा था। और सामाजिक क्रांति जब तक इस देश में वर्ण और जाति की व्यवस्था जीवित है, तब तक इस देश में सामाजिक क्रांति का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ये जो व्यवस्था वर्ण और जाति के आधार पर क्रमिक समानता पर खड़ी है, अस्पृश्यता पर खड़ी है, इसी गैर बराबरी और समानता का अंत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा विजयादशमी के दिन ही
ये जो बुद्ध का इतना महान और विशाल धम्म, उस विशाल धम्म का क्रांतिकारी विचार साथियों हमारे लोगों को दिया गया ताकि इस विचार के आधार पर वर्ण और जाति विहीन समाज का निर्माण किया जाए। तो जो लक्ष्य बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण करते समय रखा था, चाहे येवला के धर्मांतरण के समय में किया हुआ उनकी घोषणा हो या विजयादशमी के दिन किया गया वो विस्तारित रूप से अपने धर्मांतरण के कार्यक्रम की घोषणा के समय में या धर्मांतरण के कार्यक्रम के समय में उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता से रखा कि वो धर्मांतरण क्यों करना चाहते, बौद्ध क्यों बनना चाहते, उस सामाजिक लक्ष्य को, सामाजिक क्रांति को पूरा करने के लिए। तो हम भी जब बुद्ध के धम्म को देखे तो हमारे देखने का नजरिया उस सामाजिक क्रांति को पूरा करने के दृष्टि से। आज इस देश में बुद्ध की तरफ देखने का या बौद्ध धर्म के तरफ देखने का, बौद्ध धम्म के तरफ देखने का जो नजरिया है, उस नजरिए में बाबा साहब अम्बेडकर जिस दृष्टि से इस परिवर्तन के कार्य को देखते थे, उसमें उसी दृष्टि से देखकर एक आमूलाग्र परिवर्तन की जरूरत। बाबा साहब अम्बेडकर ये मानते थे कि विचार परिवर्तन ही दुनिया में सारे मौलिक परिवर्तन का आधार है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन करना है, वो विचारों में परिवर्तन किए बगैर संभव नहीं। तो धम्म का प्रचार प्रसार करने के पीछे का भी मकसद वही होना चाहिए था। हम विचार परिवर्तन का, बुद्ध ने 45 साल तक ये विचार परिवर्तन का अभियान चलाया और उस विचार परिवर्तन के अभियान के तहत मानस परिवर्तन का 45 साल तक वो अभियान चलाया। धम्म की दृष्टि, जिसके बारे में पूर्व में बहुत सारी बातें हुई, वो सारी बातें जो हमें पढ़ी गई, हमने पढ़ी है या हमको पढ़ाई गई, या जिन बातों को तथ्य और सत्य के आधार पर हम जानते हैं, वो सारी की सारी बातें साथियों विचार परिवर्तन के आधार पर ही तय। व्यक्ति का चरित्र, उसका किरदार अमल से बनता है। तो वो जो परिवर्तन का जो कार्य है, ये विचार परिवर्तन से प्रारंभ। आज जिन कर्मकांड के विरोध में, जिस अंधविश्वास के विरोध में और बहुत सारी कुरीतियों के विरोध में हम लोग बात करते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। तो जिन अंधविश्वास, कुरीतियां, अवैज्ञानिक सोच के बारे में हमारे लोग कार्यक्रमों के माध्यम से ये चाहते हैं कि ये कर्मकांड लोग छोड़ दे, अंधविश्वास और अविश्वास या वो कुरीतियां जो समाज में है, वो ये नहीं सोचते कि लोग ये क्यों करते। उस विचार को बदलना होगा। उस विचार को बदलने के लिए निरंतर उसके साथ संपर्क और संवाद करने की जरूरत। जाति जाति के बीच के जो संबंध है, जिस किसी को भी भारत में सामाजिक क्रांति का कार्यक्रम करना है, उस सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम को अगर भारत में सफल करना है, उसके लिए साथियों कम से कम 4 बातें करना जरूरी है। ये धम्म से या परिवर्तन से जो लोग जुड़ना चाहते, उन लोगों के लिए ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये मेला कर रहे हैं, विजयादशमी की एक गौरवशाली विरासत हमारे पास है, ये क्रांति की, परिवर्तन की विरासत हमारे पास है। हमने विरासत पकड़ ली, मगर उस विरासत के पीछे जो संदेश है,
उसके साथ जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां है और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने अंदर जो योग्यता का निर्माण करना है, अगर वो योग्यता का निर्माण हमने नहीं किया, वो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमने पहल नहीं की, तो केवल विरासत ढोने का काम होगा। वो जो परिवर्तन का लक्ष्य आप उस माध्यम से करना चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। धम्म की इतनी बड़ी विरासत, और ये बुद्ध की विरासत, धम्म की विरासत, ये किसी एक जाति की विरासत नहीं है या किसी एक जाति विशेष की, वर्ग विशेष की विरासत नहीं है। ये पूरे विश्व की विरासत है। और दुनिया में धनीराम जी ये क्या है? क्या है? हेलो, जनरेटर के पास में कोई आदमी बैठना चाहिए। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, केवल 2-3 बातें जो इस परिस्थिति में प्रासंगिक है उतनी बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। बुद्ध धम्म और संघ की विरासत ये किसी एक जाति की या किसी एक वर्ग विशेष की विरासत नहीं, ये पूरे विश्व और मानवता की विरासत। उस विरासत को उसी दृष्टि से जानने समझने की जरूरत। बाबा साहब अम्बेडकर भारत में जो सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रांति बुद्ध के धम्म के माध्यम से, बुद्ध के संघ के माध्यम से करना चाहते थे, उन चीजों को करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम को, उस सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इतनी बातें कहकर साथियों मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, भारत में जिस किसी को सामाजिक क्रांति करनी है उसे कम से कम 4 बातें करनी जरूरी है। नंबर 1, भारत में ब्राह्मणवाद ने इस मूल निवासी बहुजन समाज को 6000 जाति के टुकड़ों में तोड़ा है, विभाजित किया है। तो ये जो जाति के आधार पर तोड़े गए जो लोग हैं, जाति के आधार पर जिन लोगों को बांटा गया है, ऐसे 6000 जाति के लोगों के अंदर एक समान उद्देश्य और एक समान विचारधारा का निर्माण करना होगा। एक समान ध्येय, एक समान उद्देश्य और एक ही विचारधारा। और वो विचारधारा बुद्ध से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक की, पेरियार ललन सिंह यादव की, हमारे महापुरुषों की विचारधारा, एक समान उद्देश्य और एक समान विचारधारा। ये उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर सामाजिक ध्रुवीकरण का कार्यक्रम करना होगा। जैसे सागर में सारी नदियां शामिल हो जाती है और वो अपना अस्तित्व उस सागर में खो देती है, वैसे धम्म में जब कोई शामिल होता है, संघ में जब वो शामिल होता है, वो अपना अस्तित्व विलीन करके उस धम्म का और संघ का बनता है। उसी तरीके से इन सारे 6000 जाति के लोगों का सामाजिक ध्रुवीकरण, एक समान ध्येय, एक समान उद्देश्य, और इन 6000 जातियों में नेतृत्व पैदा करने का काम करना होगा। हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के अंदर नेतृत्व निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसीलिए हमारे समाज के अंदर ये सारी प्रक्रिया विकसित करने के लिए ये जो आंदोलन चला, वो संवैधानिक अधिकार मिले, वो इसी बात को मिले कि भाई उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, शक्ति का निर्माण करने के लिए एक साधन के रूप में ये प्रक्रिया पूरी है। वो सारे साधन भी बने और उस सामाजिक क्रांति को पूरा करने के लिए हमारे समाज के अंदर इस बात की पहल करने की जरूरत। जो लोग धम्म और संघ का प्रचार प्रसार समाज के अंदर कर रहे हैं,
बुद्ध की विचारधारा का प्रचार समाज के अंदर कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी लेकर काम करना होगा कि ये जो सामाजिक क्रांति का लक्ष्य इस देश में जो जाति के आधार पर तोड़े गए लोग हैं, इन्हें जोड़े बगैर पूरा नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक सवाल उठाते कि दुनिया के हर धर्म के लोगों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो धर्म उस समाज का जो सबसे नीचे, सबसे निचले पायदान पर जो वर्ग है, उस शोषित समाज के उद्धार और उत्थान के लिए क्या कर रहा है। केवल प्रार्थना, केवल सहानुभूति, केवल प्रार्थना और सहानुभूति से साथियों दुनिया में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होगा। इस गैर बराबरी की व्यवस्था में लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए समाज के अंदर बड़े पैमाने पर जागृति और शक्ति का निर्माण करना होगा। बुद्ध होने का मतलब जागरूक होना है। धम्म के अंदर शामिल होने का मतलब है अपने आप को जागरूक बनाना। मैं हमेशा कहता हूं कि जागती हुई चींटी की ताकत सोए हुए हाथी से ज्यादा होती है। हमारे लोग कहते हैं कि ये बहुजन समाज हाथी की तरह है, विशाल हाथी की तरह ये समाज है, मगर सोया हुआ हाथी और जागती हुई चींटी की ताकत सोए हुए हाथी से कई गुना ज्यादा होती है। वो अपने हक अधिकारों का संघर्ष करके बचाव करने लायक होती है। हमें समाज के अंदर जागृति पैदा करके वर्तमान में जो परिस्थितियां है, जो लोग ये कह रहे हैं, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, संविधान बदलने की, लोकतंत्र के समाप्ति की बातें करवाई जा रही है, कही जा रही है। हमारे अपने लोग भी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, सुना है, तो मंचों पर जब आते तो यही कहते कि अरे वो देखो, वो आरएसएस संविधान खत्म करने की बात कर रहा है, लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहा है। हमारे अपने लोग भी साथियों, हमें इस बात को जानने समझने की जरूरत है कि जिस समाज के अंदर जागृति है, वो समाज अपने अधिकारों की रक्षा करने लायक है। जो लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात करने वाले लोग, लोकतंत्र खत्म करने वाले लोगों की बात, मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र की वजह से वो सुरक्षित है। अगर इस देश में आज वो सुरक्षित है, वो केवल और केवल लोकतंत्र की वजह से। इस देश के राज चलाने वाले लोग ये जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहे हैं। इस देश का राज्यकर्ता वर्ग, सत्ता में बैठा हुआ वर्ग या विरोधी जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये भली भांति जानते हैं कि ये बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहे हैं। देश के हालात साथियों सिविल वॉर की दिशा में जा रहे, गृह युद्ध के हालात पैदा हुए, और ये गृह युद्ध के हालात, सिविल वॉर के हालात, बारूद की जैसी परिस्थितियां पूरे देश भर में बनी है। कभी भी इस देश में एक गृह युद्ध के हालात की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा खड़ा हो सकता है। वो लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए इन सारी समस्याओं से, जो आपकी मौलिक समस्याएं हैं, उन मौलिक समस्याओं से आपका ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे खड़े कर दो कि जिन मुद्दों के ऊपर आप लोग अपनी मूल लड़ाई छोड़कर उस पर शामिल हो जाओ। वो जानबूझकर साथियों ये सारी बातें चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं, ना डरने की जरूरत है, ना डराने की जरूरत है। हमें अपने लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास कायम करके अपने समाज के अंदर ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार है, भारतीय संविधान का जो विचार है, समता बंधुता न्याय का जो विचार है, इसको कायम करके इस ताकत को निर्माण करने के लिए पहल करने की जरूरत है।
अगर ये काम हम लोग कर ले, लोगों के अंदर जो लोकतंत्र और संविधान के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को कायम करके उसके आधार पर लड़ाई के लिए समाज को तैयार करे, तो साथियों बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने लायक हम बन जाएंगे। ये आने वाला भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है। आने वाले समय में साथियों इस देश में केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर ही जो समाज बनेगा, उसी का शासन होगा। ये जो ब्राह्मण है, ये इस बात को जानते हैं कि आने वाला समय इस देश के बहुजनों का समय है, और उस विचार को वो रोकने में, उस अनुपात में सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए उस विचार की गति को, उस विचार की प्रगति को, उसकी गतिशीलता को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे साथियों अपनाए जा रहे हैं। इसलिए इस देश के परिवर्तनवादी आंदोलन करने वाले लोगों को अपने लक्ष्य को प्रति ध्यान में रखकर साथियों काम करने की जरूरत है। हमारे अपने समाज के हजारों लाखों संगठन है, उन लाखों हजारों संगठनों को साथियों मिलकर काम करने की जरूरत है। हमारे अपने समाज के हजारों लाखों संगठन है, अपना झंडा डंडा एजेंडा कायम रखकर भी हम ये परिवर्तन की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे हजारों लाखों संगठन है, ये हमारी समस्या नहीं है, हमारी ताकत है। चाहे कितने भी संगठन हो, दुश्मन ये कहता है कि ये कमजोरी है, मैं ये कहता हूं कि ये हमारे अपने समाज की ताकत है। ये ताकत क्यों है? ये हजारों संगठन है, मगर एक दिशा में, एक रास्ते में आगे बढ़ रहे। इनकी दिशा, इनका रास्ता भारत के संविधान और लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोई भी संगठन जो हमारे महापुरुषों के विचारों पर बना है, वो उसी लोकतंत्र और संविधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी लौट कर पीछे जाना नहीं चाहता। तो ये जो हजारों संगठन है, ये अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले, संविधान और लोकतंत्र के आधार पर नया राष्ट्र और नया समाज बनाने का लक्ष्य रखे, ये परिवर्तन का कार्य पूरा होगा। हम लोगों को लगता है कि साथियों चुनाव से ये परिवर्तन का काम आज संभव हो पाएगा। वर्तमान में ये चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी तरह से प्रभावित कर दी गई है। आज विजयादशमी के अवसर पर दुनिया में या भारत के अलग अलग गांवों में तरह तरह के पुतले जलाए जाते। आज की स्थिति में अगर इस देश के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा किसी से खतरा है और किसी चीज को जलाना चाहिए, तो आज इस देश में सारे के सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोगों ने मिलकर खड़ा होकर ईवीएम को जलाना पड़ेगा। इस देश में वर्तमान में सबसे ज्यादा खतरा भारत की लोकतंत्र को अगर किससे पैदा हुआ है, वो ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। जब तक भारत में साथियों ईवीएम से चुनाव हो रहे, 3% ब्राह्मण अपनी पार्टियां चलाकर राज करने लायक है। 2019 की लोकसभा के चुनाव में 373 लोकसभा की सीटों पर चुनाव के दिन जितने वोट डाले गए, उतने ही वोट काउंटिंग के दिन मशीन में निकलने चाहिए थे। 373 लोकसभा सीटों में चुनाव के दिन जितने वोट डाले गए, उससे कम या उससे ज्यादा वोट निकले 373 लोकसभा सीटों पर। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 4 साल हो गए, सुनवाई जारी है। अगली लोकसभा का मामला आया, केस शुरू है। ईवीएम से चुनाव हो रहे। दूसरा, आप सोचोगे कि भाई चलो ईवीएम से जीत कर भी आए, फिर क्या होगा? कल तक वोटर खरीदे जाते थे, 1500 लेकर वोटर खरीदे जाते थे, आज तो थोक के भाव में चुने हुए एमएलए खरीदे जा रहे। 50 करोड़ 100 करोड़ में चुने हुए एमएलए खरीदे जा रहे। पिछले 2 सालों में 8 राज्यों की सरकारों में 250 से ज्यादा एमएलए पैसा देकर खरीदने की कोशिश हुई। कुछ लोगों को खरीदा गया, कुछ लोगों को सीबीआई का, ईडी का, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाया गया।
तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक सारी प्रक्रिया जो परिवर्तन के लिए बनाई गई थी, वो सारी की सारी प्रक्रिया भ्रष्ट कर दी गई। आप लोगों को लगता होगा कि भाई चुनाव आयोग के विरोध में कोर्ट में जाएंगे, न्यायपालिका उससे ज्यादा भ्रष्ट बनी हुई है। कल चंद्रचूड़ अमेरिका में थे, लंबा भाषण भारत की न्यायपालिका के ऊपर किया। उनके कार्यकाल में जितने जजेस उन्होंने कॉलेजियम में लगाए, सारे के सारे अपर कास्ट। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे के सारे आज देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए। इसलिए साथियों, चुनाव की इस परिस्थिति में हम केवल अगर चुनाव के लिए सोचेंगे और केवल चुनाव के आधार पर अपना फैसला करेंगे, तो साथियों मुझे ऐसे लगता है कि कोई बड़ा काम नहीं होगा। जो काम बीजेपी कर रही है, वही काम कांग्रेस कर रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वही भी वहाँ ही हाल है। इसलिए हमें समाज के अंदर जो मौलिक परिवर्तन की बात, जिस सत्ता परिवर्तन की बात, व्यवस्था परिवर्तन की बात हम कहते हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए समाज को तैयार करने की जरूरत है। हम कहते हैं एतानु धम्म शासन, धम्म शासन लाने की बात हम कहते हैं। धम्म शासन कौन ला सकता है? इस देश में धम्म चक्र का प्रवर्तन कौन कर सकता है? साथियों, शासक लोग ही नया समाज बनाने का काम कर सकते हैं। शासक लोग ही न्याय कायम कर सकते हैं। शासक लोग ही परिवर्तन का काम कर सकते हैं। तो अपने समाज के अंदर उस तरीके का माहौल बनाने की जरूरत है। हम सम्राट अशोका का भारत बनाना चाहते हैं। हम बुद्ध की, महावीर की और सम्राट अशोक की विरासत पर गर्व करते हैं। जितना गर्व हम उस विरासत पर करते हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारी और योग्यता लेकर वर्तमान में हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी साथियों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो मेला विगत 30 सालों से हम लोग जो चला रहे हैं, ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सांस्कृतिक परिवर्तन से ही मौलिक परिवर्तन होते हैं। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस परिवर्तन के कार्यक्रम को और ज़्यादा विशाल करने की ज़रूरत है और उस विशाल परिवर्तन के लिए अपने समाज के अंदर इस विचार का परिवर्तन बढ़ाने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। हमारी यहाँ माता बहनें आई, हमारे नौजवान, विद्यार्थी, युवा, समाज का हर तबका आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुआ। हम सबको उस ऐतिहासिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए पहल करनी होगी। मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धनीराम जी और उन सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस परिवर्तन के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जो पहल की है और ये जो इतनी लंबी विरासत आपने बनाई है, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का आगाज बनेगी। इस आगाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के अंदर परिवर्तन का कारवां बनाए रखने के लिए हम लोग अपने आप को और अपने समाज को लायक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात को यह समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।